था कि पहले 3 से 4 अटेम्प्ट मैं एग्जाम अपीयर ही नहीं कर किया मैंने। मतलब अटेम्प्ट तो नाम के लिए चले गए क्योंकि मैंने एग्जाम काफी भरी थी, बट एग्जाम में जाके नहीं बैठा, या तो जाके भी बैठा तो इंटेंशन से ही गया था कि मुझे तो नहीं हुआ है मेरा प्रिपरेशन, सो मैं तो ऐसे ही फीस भर दिया तो मैं जाके जो भी है लिख के आ जाऊंगा। सो ये क्या था, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैंने आई एंडेड अप, मैं सब लोगों से कंपेयर करते बैठा। मैंने जो चीजें सच में इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन में, सीखना या समझना, कंसेप्ट क्लियर करवाना, उस पर ध्यान दिए बिना मैंने कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ऐसी चीजों पे फोकस किया। और जब मुझे ऐसा लगा कि अभी तो 1 महीना ही बचा है एग्जाम को और मेरा इतना सारा पढ़ना बाकी है, सो मैंने छोड़ दिया कि मैंने मेरे वेपन्स छोड़ दिए कि मैं अभी अभी तो हो ही नहीं सकता हूँ, छोड़ दिया। सो 4 अटेम्प्ट ऐसे अगर वेस्ट किए किसी ने तो नेचुरल ही टाइम पास हुआ लाइफ का, 2 साल, 2 साल का है ना। सो ये बड़ी बात है मतलब। इसलिए इसलिए जो तुम लोग इतने सारे नंबर्स में जुड़ते हो शुभम और बाकी सब सर लोगों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। और शायद आज भी मैं वही बताना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट ने अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने प्लस पॉइंट्स और अपने निगेटिव पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। वो समझ लिया एक बार तो फिर तुम्हें 2 महीने पढ़ने की जरूरत है, दिन में 18 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 4 महीने पढ़ने की जरूरत है, वो हम गेस कर पाते हैं। और एक बार हमें वो आइडिया आ जाता है कि हमने एग्जैक्टली क्या करना है, अपनी ग्रास्पिंग कितनी, अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी, उस बेसिस पे फिर प्रिपरेशन करना चाहिए। सो ये सब कब शुरू हुआ, तो जब मुझे पता चला कि मैं जो अटेम्प्ट टाइम पास करके दे के आ रहा हूँ कि इंटेंशन ही नहीं मेरा क्लियर करना है मुझे उसमें, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है। उस अटेम्प्ट में जितनी पढ़ाई की है उसके बेसिस पे भी मुझे अच्छे बहुत मार्क्स मिले, जहाँ पे मुझे पता चला कि अरे थोड़ा सा और मैं लिख के आता तो शायद मैं ग्रुप क्लियर हो जाता। तब मेरी आंखें खुली, तब मुझे पता चला कि ये प्रिपरेशन सही दिशा में हो रही है, कंसेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग अच्छी जा रही है, तो और पेपर भी अच्छे तरह के लिखा जा रहा है। उसके बाद से फिर वो नॉर्मल चीजें से सेटल होती गई। और ये थी इंटरमीडिएट की स्टोरी, जब जब मैंने बताया कि कितने अटेम्प्ट मैंने लिए, और जब मैं फाइनल तक पहुंचा, सारी क्लैरिटी खुद के बारे में, कोर्स के बारे में, जरूरत क्या है एग्जाम पास करने के लिए, वो सारी चीजें जैसे समझ गया, फाइनल तीनों ग्रुप्स मैंने 9 9 पेपर सारे एक सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर दी। क्या सो बात है। तो वो डिफरेंस था, और वो ट्रांजिशन था ना कि पहले तुमने गलतियां की, तुम्हें समझ नहीं थी, तुम लोगों को देख रहे थे, खुद को नहीं देख रहे थे। और जब खुद की अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस बोलूंगा मैं इस चीज को, कि खुद के बारे में, खुद की स्ट्रक्चर के बारे में अवेयरनेस आई, तो फिर जो जहाँ पे 7 अटेम्प्ट इंटरमीडिएट में लगे थे, फाइनल सारा का सारा एक ही सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। सो दो चीजें इसमें, और एक एडिशनल चीज ये भी थी कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डर भी होता था पढ़ने का, क्योंकि अपनी बुक्स भी बहुत बड़ी बड़ी है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सारा, यहाँ पे मैंने पिछली बार भी मैंने तुम सारे सर के साथ इंटरेक्शन किया था, कुछ स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्शन किया था, तो बहुत ही हम बहुत फॉर्मलाइज वे में नहीं जा रहे कि इंग्लिश में ही पढ़ो, जहां से तुम्हें कंसेप्ट समझे, जिस लैंग्वेज में समझे वहां से समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में हम अच्छे से बात करके समझ रहे हैं तो वो भी जरूरी, समझना जरूरी है, आर्टिकुलेट करके लिखना, लिखने की बात वो बात बाद में तुम बहुत इजीली कर सकते हो। सो वो होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी था कि यार इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, मैं तो मराठी मीडियम से आया हूँ, यार ये सब समझेगा कि नहीं मुझे, या फिर बाकी लोगों को अगर 12 घंटा लगता है तो शायद मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। ये सारा मतलब कोई इवेल्युएशन नहीं किया खुद का, लोगों को देखा और ओपिनियन बनाने लग गए। सो आज भी जितने सारे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनमें से किस कोई भी इस थॉट प्रोसेस में जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आज का टाइम है। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया उसके बेसिस पे खुद को समझने की कोशिश करो, और खुद को कितने पढ़ाई करने की जरूरत है वो समझ के उसके हिसाब से आगे का एग्जाम का प्रिपरेशन करो। और गाइडेंस के लिए सर लोग तो है ही सारे, जो भी आपको गाइडेंस लगेगा उसके लिए। सो ये एक सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे का पिक्चर दिखता है कि अरे बहुत बड़े डेजिग्नेशन पे गया है क्या, कि बहुत अच्छा करियर हुआ, कि बहुत अच्छी फर्म्स में काम किया, बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया, ये सारी आगे की बात है। बट उसके लिए प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव पाथ से शुरू हुआ था, टाइम बहुत गया। ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। इसका मतलब मैं दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि इसका मतलब ऐसा नहीं कि यार इसको 7 अटेम्प्ट लग गए तो यार मुझे भी टाइम लग गया तो चलेगा, अप्रोच नहीं। मेरा कहना यही है कि जल्दी होना बहुत जरूरी है, टाइमली चीजें होनी भी बहुत जरूरी है। उसके लिए खाली हम कहीं गलती जो करते हैं वो सुधारो, अपने खुद की कैपेसिटी समझो, अप्रोप्रिएटली सर सर लोगों से गाइडेंस ले लो, और एग्जाम बहुत पॉजिटिवली अप्रोच करके क्लियर कर लो। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात। परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक यार सर, ये तो मेरे मुझे भी नहीं पता था कि इंटरमीडिएट में आपको इतने अटेम्प्ट्स लगे थे, बट यस, ये एक ऐसी बात रहती है कि यार ये बोलते हैं ना
कि फिर से उठना एंड बाउंस बैक करना। तो ये मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर होते हैं उनको ये पता नहीं होता ये दुख। जैसे मेरा सब हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो मुझे पता नहीं हाँ होता, बट हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बेचारे जब मैं पास हो गया वो फेल हो गए थे। देन उसके बाद में फिर एक जब ऑब्वियस सी बात है इंसान किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कुछ दिन तो खाना नहीं जाता एंड बहुत सैड रहते हैं अपन, रोना भी आता है। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद सक्सेस पाना इज डेफिनेटली अ टफ टास्क। बट यस सर, आपने सीएस मतलब सिर्फ आप जब जब बने सर, आपने ट्रेनिंग कहाँ से की थी और फिर कैसे आपने सर स्टार्ट किया जॉब? तो मुझे ये ट्रेनिंग भी मतलब उसमें भी एक था कि मैं कुछ कुछ सारे पेपर्स में क्लियर कर गया था फर्स्ट ग्रुप का इंटरमीडिएट का। क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया था, बहुत सारे अटेम्प्ट्स वेस्ट कर दिए थे। और मैं इंटरमीडिएट का एक ग्रुप सॉरी मैं पहले एक पेपर में मुझे बहुत कम मार्क आए थे, 4 या 6 मार्क से मैं फेल हो गया था उसमें, जबकि मेरी टोटल 200 से ज्यादा थी। ओहो। तो इसलिए वो अटेम्प्ट मेरा रह गया। तो एक पेपर में हम्म। मुझे एग्जामेशन मिली, सब मिला। बट उसकी वजह से इंटरमीडिएट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं था। बट क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अभी इट इज टाइम कि अभी हमने कुछ करना चाहिए। सारा का सारा अगला, क्योंकि एक ही पेपर का इशू था, एक पेपर में एग्जामेशन था। सो आई कैन अफोर्ड टू स्पेंड माई टाइम ऑन समथिंग वेयर आई गेट सम लर्निंग। और लर्निंग कहाँ से आ सकती है? बेस्ट चीज है कि ऑन द फ्लोर बैठो और काम करना शुरू कर दो। सो ये सारा वो भी डिफरेंस था, जो जो 7 अटेम्प्ट वर्सेस एक अटेम्प्ट का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। उसके बीच में और एक डिफरेंस क्या था? एक तो मैंने बोला कि अवेयरनेस थी कि अपनी लेवल क्या है वो समझ ली थी। और दूसरा था मैं एक्चुअली एक प्रैक्टिसिंग सीएस फॉर्म में काम करने लग गया था। और फिर मेरे जो प्रिंसिपल थे, सीनियर थे, उनके गाइडेंस में काम हो रहा है। जो चीजें हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं बुक्स में, वो सारी चीजें मिल रही थी। तो जब तुम देखते हो चीजों को एक्चुअली, या फिर एक्चुअल उसमें इन्वॉल्व होकर उस पर काम करते हो, उसके काम करने के लिए जब पढ़ा जाता है, सो वो तुम्हारा अवेयरनेस भी बोलूंगा और अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बहुत बढ़ा देता है। सो वो एक एडिशनल बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से मुझे बहुत इजी हुआ जब मैं फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट अपेयर हुआ और सारे पेपर्स मैंने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम एग्जाम हम दे रहे हैं, एग्जाम पे पहले फोकस होना है, बहुत जरूरी है। जहां जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरा इंडिविजुअल सजेशन, मतलब बहुत लोगों का सजेशन ऐसा भी होता है कि पहले सारे एग्जाम का मामला कंप्लीट कर दो और उसके बाद फिर ट्रेनिंग शुरू करो, एंड देन उसके बाद फिर जॉब मार्केट में चले जाओ या फिर प्रैक्टिस के लिए चले जाओ। वो सारा वैसा होता है, बट मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन ये है कि जितना जल्दी हो सके, इंटरमीडिएट के बाद हो या उसके पहले भी कहीं काम करना पॉसिबल है। अ, मतलब ये बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि क्लासेस कर पा रहे हो, ट्यूशंस में मतलब अटेंड क्लासेस सारे अटेंड कर रहे हो, क्योंकि चीज़ों को समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस हो रही है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम है, ये सब करके अगर कोई काम कर सकता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत सही चीज़ होगी। ये तुम्हें खाली अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद ही करेगा, उससे लॉस कुछ नहीं होगा। शायद थोड़े कुछ घंटे दिन के ज्यादा काम में जाएंगे, या पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्लासेस भी अटेंड करने पड़ेंगे, काम भी करना पड़ा, ये सब होगा। बट अगर कोई कर पाता है, मेरे हिसाब से उसके जैसी बढ़िया बात कुछ नहीं है। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे जहाँ जहाँ पे इसके पहले भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे था, तो वहाँ पे मैं रिक्रूटमेंट्स में बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। इंटरव्यूज लेना, लोगों कैंडिडेट से बात करना, टेक्निकल इंटरव्यूज हो या जनरल इंटरव्यूज हो, ये सारा ये चीज़ों में मेरी काफी इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी। स्पेसिफिकली जब टेक्निकल इंटरव्यू की बात करते हैं, तब ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स मुझे दिखते थे, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। बट मैं कहीं ना कहीं आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने हर चीज को बैलेंस करना चाहिए। मतलब एक तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंसेप्ट पे मैं कल से बात कर रहा हूँ, कल भी मैंने बोला था, इसका मतलब कंसेप्ट पढ़ने के लिए तुम साल भर पढ़ रहे हो एक चीज को, इतनी थरोली डिटेल पढ़ रहे हो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू छूट रहा है, वो भी सही नहीं है। और खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं तो बस मार्क मिल गए, 50 50 50 50 मार्क हो गए, पास हो गए, खत्म हो गया। बाकी कंसेप्ट पे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बहुत जरूरी है, और उसके लिए आई एम श्योर कि सर लोगों से बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट तो वो सिखा ही रहे हैं आपको, तो वो कंसेप्ट ज्यादा समझ के लेना, वो ज्यादा काम में आएगा जब आप लोग जा रहे हो इंटरव्यूज के लिए, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू, या फिर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब जॉब मार्केट में जा रहे हो तब इंटरव्यूज के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनका एस्पिरेशन होगा कि खुद की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। प्रैक्टिस के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स प्रैक्टिस में है, तो प्रैक्टिस में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तुम बहुत सिंसियरिटी चाहिए, क्योंकि तुम्हें यू आर आंसरेबल टू योर क्लाइंट्स, तुम डायरेक्ट आंसरेबल होता है यहाँ पे।
थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं कि आंसरेबल नहीं होता है, बट थोड़ा सा शायद तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मेरे एक्सपीरियंस में। तो मेरा इसलिए कभी प्रैक्टिस का माइंडसेट नहीं था, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, तो मैं हमेशा जॉब के पॉइंट कॉन्टेक्स्ट में और उसके उसी पॉइंट ऑफ व्यू में आके निकल गया। बट बात ये थी अल्टीमेटली कि वो जो मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, इसका एक बड़ा अच्छा बैलेंस बना के चलना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। वो हेल्प करेगा जब हम इंटरव्यूज के लिए अपेयर करेंगे। आज परफेक्ट। तक आजकल तो ये भी है, देखा जा रहा है कि जब प्रैक्टिस में भी है कोई आता है, सो अगर किसी कंपनी को। हेलो सर, आपकी आवाज, एक मिनट सर। हेलो। हाँ, आ रही है ना आवाज? यस सर। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं ये म्यूट हो बोला गए था कि थे सर। प्रैक्टिस में भी ऐसा कहीं भी कभी कहीं कहीं बहुत अच्छी कंपनीज में या जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज में स्पेसिफिकली भी देखा जाता है, कंसल्टेंट को अपॉइंट करने के लिए भी इंटरव्यू किया जाता है आजकल। मतलब वो भी थोड़ा सा ट्रेंड आजकल शुरू हो गया है। सो वो तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हारी सारी कंसेप्ट एडवाइस देने के लिए तुम काबिल हो, ये हम दिखा पाएंगे। या एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या फिर प्रैक्टिस के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। सो उस हिसाब से वो बैलेंस जो मैं बात कर रहा था, वो बना रहना बहुत जरूरी है, और वो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया जब मैं इंटरव्यूज कर रहा था अभी। और कंपनी सेक्रेटरीज तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी मैंने देखा बहुत सरप्राइजिंगली कि कुछ लोग बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होके आए हैं, सब कुछ सही गया है एकेडमिकली, बट इंटरव्यूज में काफी बेसिक सी कंसेप्ट में क्लैरिटी दिख नहीं रही थी। सो मैं किसी को निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, आफ्टर ऑल क्लियरिंग योर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज डेफिनेटली अ गुड थिंग, उसके जैसी कोई बात ही नहीं है। बट अल्टीमेटली वो होना चाहिए कि वो तो तुम कर ही रहे हो, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करोगे तो आगे का जर्नी ना, इट विल बिकम वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड इट विल बिकम वेरी फ्रूटफुल ऑल्सो। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबने ध्यान रखना। ये मेरा सजेशन रहेगा सारे स्टूडेंट्स। सर जब आप इंटरव्यूज लेते हो सर सीएस के, मतलब आप जब पीडब्ल्यूसी में थे तब भी आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, एंड उसके हाँ। पहले भी आई थिंक आप बहुत पहले से सीएस के इंटरव्यूज ले रहे हो। सो सर हम्म। जब आप इंटरव्यू लेते हो किसी का, सो क्या क्या क्वालिटीज देखते हो सर कि एक सीएस में ये क्वालिटीज होनी चाहिए? तो आपने कंसेप्ट्स के बारे में बताया, वंडरफुल सर। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं इंग्लिश कितनी जरूरी है, मतलब जैसे कि आप वो उसकी थोड़ी इंग्लिश वीक है किसी बच्चे की, या फिर हम्म। मान लीजिए उसको आता है पर वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। सो सर आप क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं किसी भी स्टूडेंट में जब वो इंटरव्यू देने आता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स? हाँ, सो देखो, सबसे पहले तो इंग्लिश वाला बात कर लेते हैं पहला, क्योंकि वो इंटरव्यूज के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया इनिशियली कि मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, यस। स्कूलिंग मेरा पूरा मराठी मीडियम में हुआ। सो इंग्लिश बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली फॉर कंपनी सेक्रेटरी लोगों के लिए। अपने जॉब में भी वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना, रेजोल्यूशंस बनाना है या लीगल डॉक्यूमेंटेशन को हमने वेट करना है, रिव्यू करना है या ड्राफ्ट करना है। सो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी होना, अपनी वोकेबलरी बहुत अच्छी होना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट मैं बोलूंगा कि वो आज पहले दिन तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है या नहीं, उस पर जजमेंट पे जाने की जरूरत नहीं। आज तो फोकस अपना है कि एग्जाम क्लियर कर लो। एग्जाम लिखने की जितनी इंग्लिश आती है ना, बुक्स पढ़ने जितनी इंग्लिश समझती है ना, और जितना लिख सकते हैं एग्जाम के लिए, उतना हुआ तो भी सही है। बट लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से इंग्लिश अच्छी होना, वोकेबलरी अच्छी होना, तुम्हें अच्छे तरीके से इंग्लिश में कम्युनिकेट करने आना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। बट इसमें जो भी स्टूडेंट्स मेरे जैसे जो मराठी मीडियम से आते हैं, जो मेरे जैसा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो पैरेलली सीएस का प्रिपरेशन के साथ इंग्लिश पे भी काम करना शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। ओके। क्योंकि मतलब अभी पता नहीं यहाँ पे मैंने वो एक्सपीरियंस बताना चाहिए या नहीं, बट मल्टीप्लेक्स जब थे बने थे नए नए पुणे में, जब हम पढ़ रहे थे तब मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाने के लिए मैं डर लगता था, मुझे अकेला जाना है तो या आगे में जाना, क्योंकि मल्टीप्लेक्स का कल्चर था ना कि वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं टिकट काउंटर पे भी। तो मुझे एक्चुअली डर लगता था, ये बिल्कुल एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ कि मुझे वो इंग्लिश बोलना भी थोड़ा डर लगता था। तो ये सिचुएशन थी कभी मेरी भी। तो बट उससे मुझे नहीं लगता कि ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन नहीं होती, इंग्लिश नहीं आता है तो। बट काम करना चाहिए क्या? तो डेफिनेटली काम करना चाहिए, और पैरेलली सीएस की प्रिपरेशन करो, उसके साथ इंग्लिश अच्छी करने के लिए भी कुछ का मेहनत करो, जैसे मैंने जो किया था। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ो, ये पढ़ो। तो वो एक बन जाता है, और क्या होता है ना कि इवेंचुअली जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, भले ही तुमने उस पर स्पेसिफिकली ध्यान नहीं दिया तो भी। तो इंग्लिश के बारे में पहले तो जिसको भी चिंता है वो चिंता छोड़ दो, उसके उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात आती है इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, तो ऑफ कोर्स जब जब हम इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू करते हैं या फिर जूनियर पोजीशंस के लिए इंटरव्यू करते हैं, तो एक्सपर्ट लेवल नॉलेज कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है।
कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुम सेक्शन सब सेक्शंस के साथ आंसर करो चीजों को। बहुत बार मैं ऐसा करता हूँ कि बुक दे देता हूँ, बेयर एक्ट, कंपनी एक्ट का, और कोई भी एक सेक्शन जो भी स्टूडेंट को लगता है या जो भी कैंडिडेट को लगता है कि वो उसको अच्छे से समझा है, तो उस पर बात की जाती है। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में मुझे मेरा नॉलेज टेस्ट नहीं करना है सामने वाले पे, सामने वाले का नॉलेज टेस्ट करना है। जो उसको पता है वो कितना अच्छे से पता है वो मुझे समझना है। सो इसलिए जो 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 कल से जो लोगों ने कल भी सुना था, उन लोगों ने सुना होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे मैं काफी फोकस कर रहा हूँ। उसका रीजन ही वही है। सेक्शंस याद करना, वो सब सेक्शंस याद करना, वो सब जो जरूरी नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे हिसाब से वो जरूरी है, जहां तक तुम कंसेप्चुअली एक आधी चीज को समझ रहे हो और वो एक्सप्लेन करने की आप में कैपेबिलिटी है तब। तो इंटरव्यू में भी कभी कभी तो मैं बुक भी दे देता हूँ कि ये पढ़ो और पढ़ के मुझे समझाओ कि इसमें क्या तुम्हें समझा है। तो ये भी है। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या कहाँ आ रहे हैं हम, तो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे वापस आ रहे हैं। तो ओके। जो भी हमने कोर्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए जो सीखा, वो कितना अच्छे से समझा है, उसको मैं टेस्ट करूंगा इंटरव्यू में, वही होगा। परफेक्ट। सो आई थिंक सर, जैसे मतलब कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सो यू आर सेइंग कि नॉलेज के बेसिस में ही सिलेक्शन होगा रादर देन एनीथिंग एल्स, राइट? हाँ, मतलब बाकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखो कैसे होता है ना, बहुत सारी चीजें। एक तो कोई बहुत शार्प बंदा है बट वो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा रिजर्व्ड है, हाँ तो तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुम जितने खुल के बात करोगे, तुम्हें जितनी ऑनेस्टी दिखेगी ना बातों में, हाँ क्वेश्चन हाँ, पूछा जाता है तो वो ऑनेस्टी दिखेगी, तो ओवरऑल बंदे का एटीट्यूड कैसा है वो इवेलुएट भी किया जाता है पैरेलली। सो बराबर अभी उसके कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स नहीं है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। बट वो बराबर। क्या होता है, इंटरेक्शन में से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके के आंसर सामने से आ रहे हैं, वो बंदे के चेहरे पे एक्सप्रेशंस क्या है, मतलब कितना ऑनेस्टली आंसर दिया जा रहा है, करेक्ट। ये सारी चीजें भी मैटर करती है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती है, बराबर सर? कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है, बट इसका मतलब बिल्कुल किसी ने ये नहीं समझना है कि इंग्लिश में ठीक से बोल नहीं पाया और लड़खड़ा गया इंग्लिश बोलने में तो सिलेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तुम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारा एटीट्यूड सही है, इंग्लिश ऊपर नीचे हुई तो भी सिलेक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एंड सर, रैंक मैटर करता है क्या? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर दो कैंडिडेट आए हैं, मान लीजिए एक रैंकर है और एक व्यक्ति है जिसके पास रैंक नहीं है लेकिन नॉलेज 100% अच्छा खासा है, तो सर क्या ऐसे सिनेरियो में क्या होता है फिर? देखो इसमें भी क्या होता है ना, अल्टीमेट हर कोई समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अगर किसी को हायर करना है तो किसी को जॉब देना ये मेरा टारगेट नहीं है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को जॉब देना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ना फर्म में, करेक्ट? सो मेरे या मेरे टीम में, सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे जो काम करना है अल्टीमेटली, वो काम करने के लिए मुझे बेस्ट सपोर्ट चाहिए मेरे टीम में, करेक्ट? बराबर। मेरी टीम अच्छी बनानी चाहिए। तो वो करने के लिए मुझे बंदा मिलना है। अभी वो रैंकर है या नहीं है उससे मैटर नहीं करेगा, जहां तक जो एट्रीब्यूट्स जो मैं देख रहा हूँ कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बंदे का, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और सीखने की इच्छा कितनी है और कितना ऑनेस्टी कितनी है उस कैंडिडेट में, वो मैटर करेगा। हाँ, अभी रैंक का मैं ऐसा ये बोल के रैंकर्स जो होते हैं उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस कम कर रहा हूँ, कि मुझे ये भी नहीं बोलना है। क्योंकि करेक्ट। ये भी होता है कि जो रैंकर है उसका मतलब कि हर एक इंडिविजुअल की और हर एक इंसान की एक एबिलिटी होती है, ग्रास्पिंग पावर होती है, करेक्ट? सो और हर किसी की वो सेम भी नहीं होती, किसी की कम होगी, किसी को ज्यादा होगी, किसी को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं इनिशियली बोल रहा था, किसी को कम पढ़ के भी चीजें जल्दी समझ जाती होगी। सो रैंकर का एक एक तरीका होता है कि क्योंकि उस बंदे ने रैंक लाया है एग्जाम्स में, सो उसकी शायद अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, मुझे उसको सिखाने में टाइम कम लगेगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकता है। सो उस परफेक्ट। हिसाब से जहां तक इंटरव्यू के लिए किसको शॉर्टलिस्ट करना है, उसमें शॉर्टलिस्ट होने के लिए रैंक शायद तुम्हें हेल्प करेगा, बट इसका मतलब नहीं है कि तुम सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये करेक्ट। इंपॉर्टेंट। करेक्ट है, मतलब हेल्प जरूर करता है लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि वो मतलब 100% ऐसा है कि डिसीजन सिलेक्शन मेकर हो ही 100% जाएगा। नहीं होता, शॉर्टलिस्टिंग में शायद हेल्पफुल होगा, यस। बट अल्टीमेट सिलेक्शन होगा अगर वैसा सिचुएशन आती है, सपोज एक रैंकर बंदा है और एक नॉन रैंकर है, और मुझे एटीट्यूड वाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाइज नॉन रैंकर लगा, तो शायद नॉन रैंकर भी सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली यहाँ पे तो मुझे रैंकर हायर करने की वजह से कोई प्रीमियम मुझे नहीं मिलने वाला है, करेक्ट? एज एन एम्प्लॉयर अगर मैं देखूं, परफेक्ट। मतलब जब जब मैं मुझे बोल रहा हूँ तब मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। करेक्ट सो करेक्ट करेक्ट। रैंकर को हायर किया इसलिए मेरा काम इजी हो रहा है कि ऑटोमेटिकली वैसा नहीं है। अल्टीमेटली मुझे मेरी टीम में जो कंट्रीब्यूशन चाहिए वो जो भी कर सकता है वो कर सकता है, रैंकर हो या नहीं हो। परफेक्ट। सो आई थिंक सर, मतलब सर ने एकदम परफेक्ट बताया यारों।
एकदम परफेक्ट बताया कि इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, योर नॉलेज रादर देन एनीथिंग एल्स, राइट? सो इंग्लिश भी सर ने बताया कि जरूरी है, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इनिशियल स्टेज में कि आप एकदम किसी अंग्रेज के समान अंग्रेजी बोल रहे हैं, या फिर ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आपसे इनिशियल स्टेजेस में कि आप एकदम एक्सपर्ट लेवल के आपके पास नॉलेज है। सो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है सर ने बताया वही देखते हैं, बट यस जितना अच्छा नॉलेज है उतना फायदा है एट द एंड। सो एकदम परफेक्ट। सो आई थिंक सर अभी मतलब सब लोग यही जानना चाहते हैं कि सर मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, सो इनिशियली अभी बहुत मोदी लोग सर, सर ऐसा कहते हैं कि सीएस बनने के बाद मार्केट नहीं है, मतलब बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सीएस बनने के बाद में उतनी जॉब नहीं मिल हाँ रही है, सर, प्लेसमेंट्स नहीं है, मार्केट हाँ हाँ। में सैलरी उतनी नहीं मिल पा रही है। सो आई थिंक सर इसके बारे में यार आई थिंक पूरी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी बच्चों को मिल जाए तो क्या है, सब एकदम बेस्ट हो जाए। आई थिंक एक मिनट जस्ट, अनूप सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मोदी सर, आशीष सर भी आ गए, उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। और सेकंड थिंग, क्या ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? क्योंकि यस स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग रूम में है। 1000 स्टूडेंट क्रॉस मतलब 1000 हो गए, और ये लिमिट 1000 का ही है जूम का, तो उसको हम बाद में यूट्यूब पे अपलोड करवा देंगे। यस तो यस आशीष सर को अनम्यूट कर दीजिए। यस सर, अनूप सर, यस सर, कंटिन्यू सर। हाँ, सो जॉब के बारे में ना, जैसे जैसे देखो, मतलब हमने दो तीन चीजों को समझना चाहिए जब भी हम अपने 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 प्रोफेशन की बात करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन की बात करते हैं। सो एक तो क्या है कि रिक्वायरमेंट के लिए एक एक क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड है, करेक्ट? सो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी को मैंडेटरी होता है, बट एटलीस्ट अपने प्रोफेशन के लिए देयर इज सम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट देयर। सो वो ग्लास आधा भरा है या पूरा भरा है या आधा खाली है, उसकी बात है ना, वैसी बात है वो। बाकी कौन से प्रोफेशन में ऐसा है जहाँ पे कि तुम्हें कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना मैंडेटरी है कंपनी के लिए? वैसा किसी के लिए नहीं है, बट अपने प्रोफेशन में वो है, तो वो एक आधा फुल वाली बात है। बट उसके एट द सेम टाइम वैसा भी है कि एक कंपनी में एक ही कंपनी सेक्रेटरी लगेगा, और उसके सपोर्ट करने के लिए शायद एक दो लोग और लगेंगे, और बड़ी कंपनी हो तो शायद और ज्यादा टीम रहेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिटेशन हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज दैट अ कंपनी कैन अपॉइंट, उस पर लिमिटेशन है। बट उसके साथ साथ हमने ये भी देखना चाहिए कि अपनी इंस्टीट्यूट भी जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से एग्जाम होती है, जिस तरह के रिजल्ट आते हैं, वो भी ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलते हैं। और उसकी वजह से ये सारे केयर की जाती है कि मार्केट में कितनी जरूरत है, कितनी कंपनी सेक्रेटरीज मेंबर्स है, और ये सारा। तो उस हिसाब से अगर जॉब मार्केट है कि नहीं है, या सीएस कर रहा हूँ मैं, उसके लिए स्कोप है कि नहीं है, मेरे करियर में आगे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, इसका अगर सिंपल चीज में आंसर देना होगा तो वो ये होगा कि पिछला साल हमने देखा बहुत सारी कंपनीज में, मतलब कोविड की वजह से लॉकडाउन था, बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुआ, सारी कंपनीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थे। बट उसके बाद भी अगर कोई कोई तुम्हें ये बताता होगा कि कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, या उसकी कम वैकेंसीज निकलती है, या उसको खाली कंप्लायंस करके देखा जाता है, ऐसा होता तो ऐसा ये होना चाहिए कि अगर कंपनी में सबसे पहला किसी को बाहर जाना चाहिए था, तो कंपनी सेक्रेटरी था। अगर पिछले एक साल का एनालिसिस कोई करेगा कि कितनी कंपनी सेक्रेटरीज की वैकेंसी थी और कितने कंपनी सेक्रेटरीज ने जॉब चेंज किए पिछले साल में, तो बहुत बड़ा नंबर है। आज भी बहुत सारी कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स होती है। हम भी, जब मैं मेरी पुरानी कंपनी में देखता था, तो हम कंटिन्यूअसली हमने लोग हमें मिलते नहीं थे, इसलिए मैंने खुद ने मेरी लिंक्डइन पे डाला था कि वी आर लुकिंग फॉर कंपनी सेक्रेटरीज एंड वी आर लुकिंग फॉर राइट कैंडिडेट्स। तो ये चीज है, मतलब जहाँ पे भी देखो, कोई कितना भी बोले कि कितना रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है, बट कंपनी सेक्रेटरीज के लिए पोजीशंस अभी भी ओपन है। कल और परसों में ही मेरे पास दो कंपनीज का रिक्वायरमेंट आया है, कोई रेफरेंस हो तो बताओ, ऐसा मेरे पास मैसेजेस आए। ये सब दिखाता है कि अभी ऐसा होगा, ऑफ कोर्स ना, मतलब वो तो राइट कैंडिडेट की जो मैंने मैंने रेफर किया, राइट कैंडिडेट जो मैंने बोला, सो वो तो फिर वो वो एप्लीकेबिलिटी खाली कंपनी सेक्रेटरी का नहीं ना, वो तो इंजीनियर के लिए भी है, वो तो सीए के लिए भी, वो किसी भी प्रोफेशन के लिए, कि यू हैव टू बी द राइट कैंडिडेट टू बी फिटिंग इन अ पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट, राइट? सो उस तरीके से, इसलिए मैंने बोला ना, जो जो कल से फोकस है अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, वो फोकस इसीलिए है कि जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें होगी, जितना अच्छे से तुम अभी पढ़ोगे सर सर लोगों से, और जितना अच्छे प्रिपेयर तुम मार्केट में जाओगे, उतना तुम्हारा जॉब का काम इजी हो जाएगा। जॉब बिल्कुल होगी, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी मिलती है, एंड एक ओवरव्यू भी मिलता है, काफी अच्छे लेवल पे हम बैठते हैं कंपनीज में जाके। सो परफेक्ट। मुझे लगता है कि किसी ने भी, कोई भी स्टूडेंट ने, जब हम एग्जाम प्रिपेयर करें, ये सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। एग्जाम क्लियर करके अच्छे से पढ़ के मार्केट रेडी होने की तैयारी करो, और सर लोगों से गाइडेंस लेते रहो बस।
सही बात है। और जॉब लगाने की जिम्मेदारी अभी अनूप सर की है। सो सो सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बराबर है। सो नाउ गाइस देखिए, एक सिंपल सी बात कि सर ने बताया जॉब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो जॉब वॉब की अभी आप टेंशन बिल्कुल ना लो, है ना। जॉब वॉब की आप टेंशन बिल्कुल ना लो। जैसे कि सर ने कहा मार्केट अवेलेबल था, है, रहेगा, एंड बिल्कुल है यार। आई थिंक सर अब्बर सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो यस अब्बर सर। आई थिंक अनूप सर ने यार हर चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की है, मतलब हर चीज को उन्होंने कवर करते हुए चला है। सो आई डोंट थिंक सो अगेन आशीष सर इज हियर। मतलब मैंने पूरा सुना सर का, तो मतलब हर चीज, हर पॉसिबल चीज सर ने कवर कर ली और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें समझाया है कि यार दोनों चीजें से बताइए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यार आपको ये बताया कि अरे सीएस ये है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो अभी मार्केट में एट प्रेजेंट जो चल रहा है, कितनी नीड है, उस चीजों पे एकदम रियल बात आपसे शेयर करिए। तो एक चीज तो आप समझ सकते हो कि यार सीएस को लेके स्कोप वाइज मतलब आने वाले सालों में भी, और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, जिस हिसाब से अदर लॉ की कॉम्प्लेक्स मतलब डे बाय डे वो इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई डोंट थिंक सो, मतलब जो सर ने बताया, सर ने गाइड किया, तो उस चीज को लेके आई थिंक सो करियर वाइज आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा सीएस बनने के बाद मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम होगा कि नहीं होगा। देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और वो डिपेंड अपने आप पे है, मतलब हम कितने कैलिबर है, हम कितने उस प्रोफेशन को लेकर डेडिकेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यार यस, सीएस का जो डिग्री है आपको वो ऑब्वियस सी बात है जॉब दिलवाएगा। उसके बाद आज सर लेट से अनूप सर है, तो वो इस पोजीशन पे पहुंचे तो वो उनकी मेहनत है एंड उनका हार्डवर्क है, उनका स्किल है, उनका टैलेंट है। मतलब उन्होंने डे नाइट जब काम किया है कंपनी के लिए, अच्छा काम किया है कंपनी के लिए, तब जाके इतने बड़े कंपनीज मतलब उनको हायर कर रहे हैं। एंड बस वही बात होती है कि एट द एंड हमें बहुत अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनना है, एंड ये बहुत बढ़िया प्रोफेशन है और इसका नाम हमें बहुत अच्छा करना है। सो आई डोंट थिंक सो आशीष सर इज हियर। सर मोदी सर, आशीष सर को आपने अनम्यूट किया क्या? यस, मैंने आशीष सर को अनम्यूट किया है आई थिंक। सर बोलिए सर। अनु सर, हाउ यू? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी यार, एक्चुअली थोड़ा मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया। नहीं सर, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आई होप कि अभी तक का इंटरेक्शन स्टूडेंट्स को अच्छा लगा और कुछ इनसाइट्स भी मिले हो। I've been hearing this interview since last 20-25 minutes and believe me or not, मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है एंड वी आर प्रिविलेज, अनूप सर यू आर हियर। कि दोस्तों अगर यू नो एक बात समझो कि अनूप सर ने जो ये मुकाम हासिल किया है, कहीं ना कहीं वो आपके फेस के थ्रू निकल चुके हैं और उन्होंने आज जो आपको समझाया है, दिस इज दी ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। और यू नो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार हम आपसे बातचीत करते हैं तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस आपको नहीं लगती है जितना जब ऐसे कोई एक्सपर्ट आके या ऐसे कोई पर्सन आके जब हमसे बातचीत करते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो आई थिंक आज मैं कल भी कहता था कि 30 मिनट्स कांट चेंज आवर लाइफ, लेकिन ये 30 मिनट्स को ध्यान से सुनते हो आप, उसको अच्छी तरह से सुनने के बाद अपने आप को एनालाइज करते हो और जो उन्होंने कहा है उनको फॉलो करते हो, जो उन्होंने कहा है उनको फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली वी कैन चेंज आवर लाइफ बेटा। तो आई थिंक ऐसे सेशन से हमें कुछ टेक अवे लेके जाना चाहिए। ऐसे सेशन से हमें यू नो वी शुड फील प्राउड कि ऐसे लोग हमारे साथ आते हैं और हमें उनकी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें प्रैक्टिकल रियलिटी से अवगत कराते हैं। तो दोस्तों आई थिंक हेड्स ऑफ टू यू अनूप सर कि आप आए हमारे यहाँ, कि हमें बहुत अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में भी हम आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे सर कि जब पड़ेगी तो। अनूप सर, बच्चे कह रहे हैं सन फार्मा के शेयर के बारे में बता दो सर, कोई इनसाइडर न्यूज़ है तो हम शेयर खरीद लें। हाँ, तो मुझे ऐसा बोलूंगा तो पहले रिजाइन कर देता हूँ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक एक सबसे बड़ा मसला ये है इन बच्चों की लाइफ में आज की डेट में, आई डोंट नो, मतलब मेरे टाइम की बात करूं, क्योंकि आजकल बच्चे लोग तो मुझे थोड़ा ना सर सुनो ना सर, एक और क्वेश्चन सर सुनो, आपने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया है? अरे वीडियो इसलिए नहीं किया है कि अब जाने तो एक्सप्लेनेशन नहीं देता करके इन चीजों पे। लेकिन अनूप सर है ना, एक सबसे बड़ी हमें जो दिक्कत आती है बच्चों के साथ जब हम बातचीत करते हैं, तो वो है डिस्ट्रैक्शन, फोकस। मतलब ऐसा है कि इनिशियली तो उनमें जोश बहुत रहता है कि जैसे सीएसईटी क्लियर करते हैं तब तो मतलब ऐसा होता है कि मतलब बस अभी तो हिमालय चढ़ना है, मतलब चढ़ ही जाएंगे करके। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है सर, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे जो ग्राफ है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये
मुद्दे को लेके, पॉइंट को लेके, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर बच्चे में कैलिबर है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मोदी सर, अब्बड़ सर भी मतलब एक एवरेज स्टूडेंट रह के इस लेवल पे आए हैं, तो हम ऑलवेज ही मानते हैं कि अगर हम कर सकते तो कोई भी कर सकता है। तो ये आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आज आई डोंट नो अनुप सर, मतलब ये रिलेशनशिप के बड़े चक्कर होते हैं उनके आजकल, कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बड़े आजकल नहीं सर, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं, आजकल नहीं, आई थिंक ये आपके एज से चालू किया है और बहुत लोगों की मोटिवेशन आप ही हो सर। नहीं मतलब मैं प्यार के खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं लव के खिलाफ थोड़ी हूँ करके यार, मतलब ऐसा थोड़ी। कोइंसिडेंटली ना इसमें मुझे अभी से परसों ही मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा बच्चों के साथ कि क्या था उसमें। सो और जाके वो लोग तो जिसको लगेगा कि देखना है वो वीडियो जरूर जाके देखना। लिडियन नाथस्वरम नाम का एक लड़का है चेन्नई का, ओके। कुछ लोगों को पता भी होगा, वो वर्ल्ड्स बेस्ट करके एक यूएस में एक शो होता है जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड सारे आर्टिस्ट जाते हैं, दे शोकेस देयर टैलेंट, और वहाँ पे वो उस सब में से कोई एक वर्ल्ड्स बेस्ट चुना जाता है। सो लिडियन नाथस्वरम नाम का ये जो छोटा सा बच्चा था, 13 इयर्स का था तब, वो ही वॉन दैट अवार्ड दैट ईयर, वर्ल्ड्स बेस्ट पियानिस्ट, ओके। और वो उसको इंटरव्यू कर रहे थे ए आर रहमान। तो ए आर रहमान जब लिडियन को इंटरव्यू कर रहे थे, क्योंकि उनके ए आर रहमान के स्कूल में वो पियानो उसने सीखा, तो उसको पूछा कि हाउ मच टाइम डू यू प्रैक्टिस। तो उसने बताया कि सर अंकल मैं 5-6 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद में पूछा कि एंड हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन, क्या होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्ले बॉक्स, राइट, गेम बॉक्स क्या होता है, हाँ, सो उस पे। सो लिडियन ने उनको काउंटर क्वेश्चन करके ए आर रहमान को पूछा कि वो क्या होता है, व्हाट इज दैट। सो रहमान का कमेंट उस पे ये था कि ओह सो यू डोंट नो एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यू आर विनिंग, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग अहेड। करेक्ट। सो मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो सर ने क्वेश्चन पूछा उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि जब हम अभी पढ़ रहे हैं, हमें एग्जाम्स देनी है, और हमें मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे लिए स्कोप है कि नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ अभी। स्टूडेंट्स मतलब ये भी मुझे अच्छा लगा कि शेयर्स के बारे में बताओ, मतलब स्टूडेंट्स होकर शेयर्स के बारे में बात करें। मैं जब स्टूडेंट था मुझे ये चीजें मेरी ऊपर से जाती, मुझे समझता भी नहीं था ये सारा। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें अभी के स्टूडेंट्स में। बट जब हम स्टूडेंट गिरी बोलूंगा मैं इसको, तो उसमें मुझे लगता है कि फोकस बहुत जरूरी है। सो अगर आप बहुत कंसर्न हो, जो जो आपके क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमारे लिए स्कोप है कि नहीं आगे, तो फिर वो फोकस बहुत जरूरी है। मतलब अगर तुम्हें वो प्ले बॉक्स नहीं पता, या जो भी उसको वो क्या बोलते हैं, वो मुझे नाम नहीं पता, एक्स बॉक्स को, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो कि फोकस है यार, वो फोकस देके चलो। और अगर एक साइड में कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरे लिए करियर में आगे अपॉर्चुनिटीज होगी कि नहीं होगी, और एक साइड तुम प्रिपेयर ही अच्छा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो सही चीज नहीं होगी। करेक्ट है। मतलब दोस्तों, आई थिंक अनुज सर ने जो कहा अभी हमसे कि ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी क्यूरियोसिटी तब काम में आएगी जब आज का फोकस आपका सही है, आज की डायरेक्शन आपकी सही है। अगर आज का आपका फोकस ही नहीं है और हम ये सारे क्वेश्चंस पे सोच रहे हैं, और मैंने कहा ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम सोचते बहुत है, करते बहुत कम है। तो आई थिंक विद दिस, आई थिंक हमें ये अनुज सर ने जो भी बताया है, तो उससे हम जो टेक अवे लेके जाएंगे, तो भाई फोकस मेंटेन करेंगे। बाकी तो दुनिया, मतलब मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है। यू जस्ट गेट आउट, मतलब आप बस सीएस बन जाओ। अनूप सर, मैं ऑलवेज उनको कहता हूँ कि एक बार एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो फर्स्ट रुक में। एक बार एग्जीक्यूटिव फर्स्ट रुक में क्लियर हो गया, तो यू गेट दैट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि चलो प्रोफेशनल क्लियर कर ही देते हैं कैसे भी करके। तो उनसे मेरा कहना यही है कि बस आप हमें 6 महीना, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स डाउन द लाइन आप हमें दे दीजिए। बाकी करना कैसे, पढ़ाना कैसे है, ये तो हम उनसे एफर्ट्स करवा ही लेंगे। लेकिन बस वही है कि आप फोकस मेंटेन रखो, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, अपने टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करो बेटा, और आगे बढ़ो बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आई थिंक इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ, तो उसका मतलब वो भी है कि वो भी राइट डायरेक्शन में है, कि अच्छा गाइडेंस, वो दे आर सीकिंग राइट गाइडेंस राइट लोगों के साथ। तो वो बहुत अच्छे से, यू आर ऑलरेडी ऑन राइट पाथ। तो चलो इसी पे अच्छे से, और ज्यादा सोचो मत, मतलब जॉब का वो सब हो जाएगा आगे जाके। परफेक्ट सर। एक क्वेश्चन मतलब जब से आ रहा है, स्टार्टिंग से आ रहा है, तो एट द एंड कंक्लूजन सर इसी के साथ करते हैं। सब बच्चे यही पूछ रहे हैं सर कि सीएस की सैलरी मतलब कि हेड पोजीशन में जाने के बाद किसी लिस्टेड कंपनी का सीएस हो, या फिर आपके लेवल का सीएस हो, या आप ही हो,
तो मतलब इनडायरेक्टली सर सीधा सीधा पूछो आपकी सैलरी कितनी है, वो बताने वाले नहीं है सर, वो सर डिस्क्लोज नहीं करने वाले आपको। नहीं तो मैं बोलता हूँ कि अगर अगर किसी को मतलब एक्चुअली सैलरी कितनी मिलती है ये मोटिवेशन का पॉइंट एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बोला अभी कि आगे क्या होगा वो सोचने से अच्छा कि एग्जाम मुझे कितने अच्छे से क्लियर करनी है अभी, ये टाइम पे उस पर फोकस होना चाहिए। बट अगर नहीं सच में यहाँ पे किसी सर जी, को अनूप जी, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हाँ आजकल सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अगर आपके पास BMW है, ऑडी है, देन यू आर सक्सेसफुल पर्सन, नहीं मतलब तो ऐसा हो गया। करेक्ट नहीं समझता हूँ, so इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर किसी को इससे मोटिवेशन मिलता है तो वो भी सही, मोटिवेशन मिलना जरूरी है, तो सैलरी सुन के मिले या कैसे भी मिले। सो सबको ये पता होगा कि एनुअल रिपोर्ट्स में से कंपनी सेक्रेटरीज की सैलरी छप के आती है, बराबर है। तो जाके देखो, खुद को मोटिवेट करो जहाँ पे, और अगर रेंज देखनी है तो 10 लाख से शुरू होके 3 करोड़ तक कुछ भी रेंज हो सकती है, किस पोजीशन पे आप हो वहां तक। सो अगर कोई अच्छी फर्म्स में मैं बोलूँ कि कंपनी सेक्रेटरी को, आप लोगों के लिए शायद रिलेवेंट ये होगा कि एक एक्सपीरियंस 40-50 साल का कंपनी सेक्रेटरी कितना कमा रहा है, उससे ज्यादा अगर आपके लिए रिलेवेंस होगा कि मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो मुझे सैलरी फ्रेशर करके क्या मिल सकती है। तो बहुत सारी अच्छी फर्म्स में अगर हम आज जाते हैं तो वो रेंज शुरू हो जाती है 7-8 लाख से आगे एज अ फ्रेशर। सो वो भी एक बहुत अच्छा डिसेंट नंबर है जहां से हम शुरुआत अपनी कर सकते हैं करियर की। सर 7-8 लाख आपने कहा, मतलब इट्स अबाउट 50,000 पर मंथ, हाँ या मोर देन दैट। करेक्ट, उससे ज्यादा मतलब। सो आई थिंक सर ये पीडब्ल्यूसी में तो फिर भी, मतलब आप पीडब्ल्यूसी में थे तो आई थिंक आई नो कि फ्रेशर में को वहां पे तो इतना ही मिलता है 50,000 उससे ज्यादा। बट एट द एंड सर मिनिमम साइड वी से कि ये लोग सीएस जब बन जाएंगे, मिनिमम टू मिनिमम साइड व्हेन दे विल स्टार्ट एक फ्रेशर के लिए सर। देखो मतलब मेरे हिसाब से फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी 25 से 30 हजार रुपए से स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट। कहीं वो प्रॉब्लम होगी। बट अगर सच में मतलब कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सच में इससे मोटिवेशन मिलता है ना, तो वो जरूर कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट जाके देखो, कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी उसमें छपी होती है, देखो और मोटिवेट हो जाओ। परफेक्ट। सो एनुअल रिपोर्ट में गाइस मैं आपको बता दूं कि 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसी भी सैलरीज हैं, ऐसे भी सीएस हैं, है ना। आप रिलायंस एशियन पेंट्स इनके सीएस देख, इनके जो हेड सीएस हैं एनुअल रिपोर्ट में इनकी सैलरी आई थिंक इन करोड़ ही है सब लोगों की, जितनी भी मेजर लिस्टेड कंपनी अपने देश में है। सो आई थिंक यस, परफेक्ट सर ने गाइड किया है यार, एंड सबको मोटिवेशन मिला होगा, एंड वी आर ऑनर्ड कि सर यहाँ पे आज मौजूद थे। सो सौमिल सर, आशीष सर, अब्बर सर, कोई क्वेश्चन सर आप लोगों के? हेलो हेलो। सर क्वेश्चन तो नहीं है, मेरे ओके ख्याल से सर ने सब कुछ क्लियर कर ही दिया। बट आई परफेक्ट। थिंक कुछ टेक अवेज जो मुझे लगते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। वे देखो, सर ने क्या कहा कि ऐसे लाइफ में फेलियर्स भी बहुत बार आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, है ना। थिंग्स टेक्स टाइम, है ना। आप फर्स्ट स्ट्रोक में क्लियर कर लें तो वेल एंड गुड, हो सकता है जीवन में एक दो बार धक्के लग भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द मेन फोकस इज योर अंडरस्टैंडिंग, योर प्रेजेंटेशन, आपका ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए। सिर्फ किताबी नॉलेज काम का नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन काम का नहीं है, सिचुएशंस हैंडल करके आपको बनना चाहिए। एंड आपको वक्त में आगे चलने के बाद, है ना, ढलना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयर के हिसाब से ढलना पड़ेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपने कस्टमर क्लाइंट के हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट वाला फैक्टर कहीं ना कहीं आई थिंक आपको लाइफ में रखना ही पड़ेगा, है ना। एकदम रिजिड बिहेवियर आपको काम में नहीं आएगा। तो ये देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें अदर देन स्टडीज जो आपको लाइफ में आगे काम आएगी। एंड अगेन सैलरी की चीज़, जैसे अनूप सर ने कहा कि स्टार्टिंग कैन बी 25, 30, 35, 40 ऐसे। तो फ्रेशर हो सकता है यार बहुत छोटी फर्म में गए आप तो आपको इतना मिले अगर आप जॉब में गए, बट ऐसा समझो डाउन द लाइन 3 to 5 ईयर्स अगर आप देखोगे ना, तो आई थिंक ये जो कोर्स है आपका सीएस जो इतना प्रोफेशनल कोर्स है, 3 से 5 साल में आप खुद को बहुत ही वेल सेटल कर पाओगे। आई डोंट थिंक कि अगर आप फुल मेहनत करोगे तो 1-2 लाख वगैरह पर मंथ कमाना कोई बड़ी बात है। बट सर अगेन सही बात ऑल है, डिपेंड्स ऑन परफेक्ट, अपॉन योर एफर्ट्स ओनली यार। सही बस बात इतना है। मुझे यहाँ पर ऐड करना था। होपफुली यार ये सब देखो अदर देन स्टडीज जो आपने दिमाग में बिठाओ, पढ़ाई तो आपको करना ही ऑफ कोर्स, है ना। यस मोनी सर। परफेक्ट करेक्ट परफेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। थैंक्स यार तनुप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम माय देने प्लेजर सर। के। थैंक्स बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। कि ऐसे सेशंस हम अभी नेक्स्ट टाइम है ना, हम क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चनर्स गैदर करेंगे कि उनके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो एड ऑफ द टाइम वी न्यू द क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम लोग कुछ सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विल कंडक्ट सेमिनार ऑन यूट्यूब, ताकि यहाँ पे सिर्फ 1000 बच्चे ही आ पाए, मतलब वहाँ पे 2000-3000 बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे बहुत से लोगों को उसका एडवांटेज मिलेगा।
ऐसे होता है। Again, thanks a lot. नहीं, इट वाज सीरियसली यार ऑसम सेशन, मजा आ गया सर। एंड अभी पुणे में मिलेंगे तो सर अब सीधा क्लासेस में ही मिलेंगे अब तो है ना। सो या वी आल्सो विश कब स्टार्ट हो जाए करके। यस, परफेक्ट। अभी तो सर आपका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा सर सन फार्मा में? तभी वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम चलेगा सर। चलो बेस्ट। ओके आशीष सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। यस, थैंक यू सो मच Thank you so अनूप much, सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। Yeah. ओके सर, चलिए यारो, Yes. आई होप सो, मतलब इतना प्यारा सेशन रहा है, मतलब इतना मतलब ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आई होप सो यार प्रैक्टिकल रियलिटी आपको समझ में आई होगी चीजों की। एंड अब जो हम ठंडे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा आई थिंक सो चार्ज हुए होंगे आप लोग। एंड प्रिपरेशन जो हमारी थोड़ी स्लो हो गई थी, या हम इतना सीरियस नहीं हो रहे थे पढ़ाई को लेके, तो माइट भी आपको थोड़ा मोटिवेशन उससे मिला होगा। एंड डेफिनेटली मिलना भी चाहिए यार, इस पोजीशन पे वो आज पहुंचे हैं, कमांडेबल, मतलब सही में तारीफ के काबिल है। इतने लिस्टेड कंपनी का सीएस, मतलब एज अ डिप्यूटी जनरल मैनेजर होना टफ टास्क, मतलब कंपटीशन इतना होता है, और उसमें आप कुछ अगर अचीव करते हो तो डेफिनेटली यार बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और यही हमारे मोटिवेशन है। मतलब मैं मानता हूँ यार, हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? हमारे रोल मॉडल कोई एक्टर नहीं होना चाहिए यार। हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? ये ऐसे ही लोग जिन्होंने सीएस फील्ड में बहुत कुछ अच्छा किया है, लाइक रिलायंस के। और अब्बर सर आई थिंक ये इंटरमीडिएट में 6 अटेम्प्ट फेल हुए थे, उसके बाद में मतलब इतना आगे पहुंच पाना। 7 अटेम्प्ट्स। और सन फार्मा के पहले वो पीडब्ल्यूसी में सीएस थे, मतलब हेड मैनेजर थे पुणे में, मतलब सन आई एम सो सॉरी ईएनवाई में, नहीं पीएनवाई, पीडब्ल्यूसी। यस सर, मतलब वही चीज है कि मतलब डेडिकेशन यार, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में यार, ऊपर नीचे चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उसमें जो डट के खड़ा रहता है, आई थिंक वही रिजल्ट आता है। और हम तो हमेशा से ये चीज कहते ही हैं यार, और आशीष सर ने भी वही बात बताई है कि जो पर्सन मतलब हार्डवर्क करता है ना, उसका रिजल्ट 100% आता है। हम यही कहते हैं आपको भी। तो इसीलिए दैट्स व्हाई यार, मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो जोरदार तरीके से। रिकॉर्डिंग हुआ है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हुआ है ये सब चीजें, एंड रिकॉर्डिंग हुई है इस चीजों की, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट ये प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली जूम के लिमिट 1000 थी, अदरवाइज माइट भी सर आज स्टूडेंट मुझे लग रहा है सर 2000 3000 प्लस होते थे। 2000 तो पक्का होते थे, क्योंकि 1000 टच पूरा कांस्टेंट 1000 थे, कांस्टेंट 1000 थे, मतलब इट वाज अ वंडरफुल सेशन। चलिए परफेक्ट। ओके, बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई थिंक नेक्स्ट टाइम सर अपन YouTube पे करेंगे ये सेशन वापस से सर के साथ। यस ओके गाइस, चलिए यारो, बाय बाय, टेक केयर। यस बाय, चालू कर दो एटलीस्ट आज तो भी। यस, एंड जितने भी गाइस मे अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं, कल गाइस लास्ट डेट है आप लोगों की वैलिड, मतलब कि परसों मंडे सर, मंडे इज द लास्ट डेट। डू सिक्योर योर बैच शुरू हो रही है। सो यस, ट्यूसडे से बैच चालू हो जाएगी। यस, बैच शुरू हो रही है। जितने भी मे के स्टूडेंट्स हैं एंड बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, YouTube पे रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। कल की टाइमिंग्स थोड़ी सी अलग होगी, तो कल की टाइमिंग्स का मैसेज आपको थोड़ी देर में आ जाएगा। राइट एवरीवन? चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, थैंक यू सो मच।